नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहांपुर। सबसे पहले तमाम दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। साल 2023 खट्टे मीठे पलों के साथ अलविदा कह चुका है, तो वहीं नई उम्मीदों के साथ 2024 आया है। 2024 में शाहजहांपुर और जिले को लेकर के जिला प्रशासन की क्या कुछ विजन है, किस दिशा में जिला प्रशासन आगे बढ़ेगा, यह जानेंगे हमारे जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से। सर, स्वागत है आपका और नव वर्ष की आपको बधाई। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। वर्ष 2024 आप सबके लिए एक स्वस्थ में वर्ष हो, आप लोग तरक्की करें और हमारा शाहजहांपुर जिला ओवरऑल तरक्की करे। सर, अब 2023 अलविदा हो चुका है, कई तरह के अच्छे बुरे और खट्टे मीठे पल उसमें रहे। जिला प्रशासन ने भी आपके नेतृत्व में कई तरह के नवाचार 2023 में हमने देखे। 2024 में किस विजन के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा शाहजहांपुर जिला मध्य प्रदेश राज्य में एक अच्छा एक स्थान प्राप्त करे, यहाँ के नागरिक तरक्की करें और सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसका क्रियान्वयन हम अच्छे से करें। सरकार की योजनाओं के साथ साथ हम लोगों ने ये भी प्लान किया हुआ है कि इस वर्ष 2024 में हम लोग जो हमारा नर्मदा छिपरा प्रोजेक्ट लिंक प्रोजेक्ट है उसका पानी यहाँ तक पहुँच सके, ताकि 87,000 किसानों को पानी मिल सकेगा। फिर इसके अलावा हमारा एक योजना है कि 450 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है वो लॉन्च होना चाहिए। हमारी तैयारी चल रही है, ऑलरेडी NTPC और जो संबंधित डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मार्च तक वो भी उसका लॉन्चिंग हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि शाहजहांपुर में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष जो अभी काम प्रारंभ उसमें हो चुके हैं, वास्तव में वहाँ पे लोग अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगाना प्रारंभ कर देंगे इस वर्ष। वो हमारे एक अच्छा चैलेंज है। न केवल शाहजहांपुर में 100 एकड़ जमीन उस पर MPIDC को दी गई है, मक्सी में जो मक्सी 1 है उसका फंडेशन उस पर है और मक्सी 2 भी इसमें शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छे चैलेंजेस हैं। इसके अलावा हम लोग स्वच्छता पर और ज़्यादा फोकस इस पर करने वाले हैं। चिलर जो नदी है उसमें क्लीन हो, उसका एक प्रस्ताव हम लगभग हमारी तैयारी है, उसको अपन नमामि गंगे के माध्यम से भेजेंगे। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी हम उसमें सहयोग मांगेंगे और राज्य शासन के माध्यम से जाता है प्रस्ताव। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि जो शासन की योजना है उसका बेहतर क्रियान्वयन हो। आप लोग को जैसे पता है कि लास्ट ईयर भी हम लोग लगभग 15 योजनाओं में टॉप 5 में रहे हैं। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण बहुत अच्छा से काम करेंगे और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। सर, आप जब शाहजहांपुर आए थे उस वक्त मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार थी। हाल ही में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव और एक नई सरकार का गठन हुआ। स्वाभाविक सी बात है, नई सरकार आती है तो अपने एक नए काम के तरीके को लेकर के आती है। ऐसे में जिला प्रशासन किस तरीके से देखता है नए विजन के साथ में शहर भी आगे बढ़े इसको लेकर? डेफिनेटली जो सरकार की योजनाएं होती है उसको क्रियान्वयन करना ही जिला प्रशासन की प्राथमिकता होती है। और जैसे आपने देखा हो कि मांस मच्छी की जो दुकानें थी कहीं को बंद किया गया, कहीं को सिस्टमेटिक किया गया, रिप्लेस किया गया। फिर जो हमारे कई सारे धार्मिक स्थलों में जो लाउड स्पीकर चलते थे उसको बंद किया गया। तो ये सब पब्लिक हित के कार्य हैं जो हम लोगों ने शासन के मन से अनुसार किए हैं। और आने वाले समय में भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग का एक प्लान ये भी है कि जो हमारी AB रोड है उसमें कई जगह अतिक्रमण हमें दिखते हैं, तो उसको हटाकर उसका एक 4 लेन का प्रस्ताव ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। तो वो यदि स्वीकृत हो जाएगा तो वो एक शाहजहांपुर के लिए बहुत बड़ी एक दिन होगी। इसी प्रकार भैरव डूंगरी में 8 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने भेजा है, तो वहाँ पे रोड के माध्यम से हम फिर भैरव डूंगरी के तक पे पहुँच सकते हैं। तो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ एक इंटरनेशनल बस स्टैंड को लेकर के भी कवायद की जा रही है। सर, किस तरह का उसका प्रारूप है, किस तरह से पूरी प्रक्रिया है? ISBT एक डैम बनाने का प्लान यहाँ पे है और हम लोगों ने उसमें जो जमीन आइडेंटिफाइड मास्टर प्लान की थी उसके हिसाब से उसको वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें हम लोग नगर पालिका का भी सहयोग लेंगे, नगर पालिका को ही एग्जीक्यूटिव एजेंसी बनाकर उसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी जो कार्यशैली सर नवाचार के लिए आप जाने जाते हैं और पिछली जो शिवराज सरकार थी उन्होंने आपके कार्य को लेकर के प्रशंसा भी की थी, आपको बधाई भी दी थी। हमने आपका नवाचार चुनाव के दौरान भी देखा है। आने वाले दिनों में किस तरह से नवाचार होगा और किस तरह से शहर और जिले की जनता को लाभ मिलने वाला है? शासन की जो योजना उन्हें धरातल पर उतारने को लेकर के हो, आम जनमानस की समस्याओं को लेकर के? देखिए, ऑलरेडी हमने जो अपना व्यवस्था बना रखी है कि आम व्यक्ति कभी भी मुझसे मिल सकता है। वो आते हैं, बैठते हैं पर्टिकुलर जगह पर, फिर मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ।
तो हमारे पास जन सुनवाई जैसे होती है हर मंगलवार को, उसमें जो भी केसेस आते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि सीएम हेल्पलाइन में भी हम लोग टॉप करें। और आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में हम लोग टॉप हो रहे, स्टेट में भी टॉप करें। तो उद्देश्य ये है कि शासन की जो योजनाएं हैं वो प्राथमिकता है उसका क्रियान्वयन हम अच्छे से करें। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारी चीज़ों को प्राथमिकता से भोपाल लेवल पर रेस करते हैं। और जैसे कल ही हम लोग सुजानपुर में गए थे, तो माननीय मंत्री जी के साथ मिलकर हम लोगों ने वहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स का एक फाइनल डिसीजन लिया है, तो वहाँ भी बहुत जल्दी काम प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़े समय के लिए कुछ नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें अब उसके क्रियान्वयन पर हम लोग फोकस करेंगे। आपने नमामि प्रोजेक्ट की आपने बात की, नर्मदा के जल को लाने की आपने बात की, लेकिन शाजापुर जिला उन जिलों में शुमार है जहाँ का जल स्तर लगातार घटता चला जा रहा है। इस दिशा में सर किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नर्मदा की प्रारंभिक परियोजनाओं के माध्यम से हमारे को काफ़ी मात्रा में पानी मिलने लगा, तो उससे हमारे किसानों को एक थर्ड क्रॉप के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हमारे यहाँ जिले में लगभग 34,000 हेक्टेयर भूमि ऐसी जहाँ पे इरीगेशन के थ्रू पंप को पानी मिलता है किसानों को। अभी 87,000 हेक्टेयर भूमि और बढ़ जाएगी। तो हमारे को उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग ने जो वाटर कंजर्वेशन का काम चलाए हैं और जिसको हम एक और भी नेक्स्ट लेवल पर ले आने की बात कर रहे हैं, हमारा जिला धीरे धीरे आने वाले वर्षों में जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलेगा। और एक चीज़ और हम इस बार विशेष रूप से किसानों के माध्यम से करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कभी समय समय पर जो एग्रीकल्चर वेस्ट जिसको हम पराली बोलते हैं वो जलाई जाती है जी, तो उससे वातावरण का भी नुकसान होता है, उससे जो हमारी मिट्टी की जो ऊर्जा होती है, मृदा शक्ति जो होती है वो भी कमजोर होती है। तो हम लोगों ने इस बार एक बृहद योजना बनाई है कि हम प्रत्येक पंचायत पर एक मशीन उपलब्ध कराएंगे। उस मशीन को हम बैंक के थ्रू फाइनेंस कराएंगे। हमने किसान संघ के लोगों से भी चर्चा की है, ऑलरेडी बातचीत शुरू हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जिला पूरे प्रदेश में ऐसा जिला हो जहाँ पे कोई पराली ना जलाए, और जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको अपन भूसे में कन्वर्ट करें। और वो भूसा एवरेज 2 रुपये 3 रुपये किलो यदि हम उपलब्ध कर सकें तो हमारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी एक सस्ता भूसा उपलब्ध हो जाएगा। तो कई लोगों की समस्या सॉल्व हो जाएंगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो ऐसा हमारा इस वर्ष का प्लान है। आपने जो पराली जलाने का जो जिक्र किया सर, इसमें तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें किसान जो है वही दोषी नहीं है। ऐसे में किसानों तक किस तरह से सर बात पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी तो एक मजबूरी रहती है। नहीं, इसमें मजबूरी मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है। हम लोग को, जैसे हम लोग किसान संघ के माध्यम से आगे पहुँच रहे हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से आगे पहुँच रहे हैं, हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आगे पहुँच रहे हैं। जैसे कल ही में एक विकसित भारत की जो हमारी योजना चल रही है उसके तहत जो मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ भी मैंने कम से कम वहाँ पे 1000 किसान हुए। सबसे जब मैंने पूछा तो सभी ने हाथ रेस करके ये बोला कि इस बार हम पराली नहीं जलाएंगे। तो ये जो अवेयरनेस का जो प्रयास है ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और जब हम बताएंगे कि इसके क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, तो मुझे लगता है कि किसान ज़्यादा समझदार है, उसको समझता है, वो भी वातावरण के प्रति बहुत जागरूक है, वो भी जानता है कि उसकी मिट्टी ही उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी उपजाऊपन रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये भी जानता है कि बहुत से लोग, आपने देखा होगा किसान लोग खुद ही पशु रखते हैं, तब उनको अभी मार्केट में 6.5-7 रुपये का यदि भूसा मिलता है, कल को वही 2 से 3 रुपये प्रति किलो मिलेगा, तो उनके लिए फ़ायदा है। उनकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है पशु पालने की वो बढ़ जाएगी, है ना। तो ये एक विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। तो वही हम चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से, एनजीटी की भी डायरेक्शन से, सरकार की भी मंशा यही है। हम किसानों को कांग्रेस में लेकर करना चाहते हैं ताकि वो चीज़ को समझें और इस चीज़ से पराली से दूर रहें। निश्चित तौर पर सर, जो शाजापुर जिला है यहाँ पर ज़्यादातर जो है कृषि पर आधारित है, चाहे संतरे की मिठास हो, प्याज हो, गेहूँ हो, आलू, ज़्यादातर इनकी पैदावार होती है। बड़े लेवल पर इनको बाहर ले जाना, उस दिशा में किस तरह से आप काम कर रहे हैं, किसानों को उसका फ़ायदा मिल सके, खास तौर पर जो प्याज और संतरा यहाँ के लिए फेमस है? देखिए, हम लोग तो ओवरऑल प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि शाजापुर में 84% लैंड में एग्रीकल्चर होता है, तो हमारा कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है। तो और यहाँ पे सोयाबीन, जैसे आपने बताया, सोयाबीन काफ़ी होता है, गेहूँ होता है, चना होता है, प्याज होता है, लहसुन होता है। हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट का बहुत अच्छा स्कोप है। अभी जो हम इंडस्ट्रियल एरियाज में जो हमने 100 एकड़ ज़मीन दी है और जो मक्सी 1 और 2 भी आ रहा है, हम लोग को प्रमोट कर रहे हैं कि उसी प्रोसेसिंग प्लांट, एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पे ज़्यादा लगाएं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की यूनिट्स लगाएं। तो इससे क्या रहेगा, किसानों को उनकी उपज का बेहतर
प्राइस भी मिलेगा और साथ ही जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको यहाँ पे रोज़गार भी मिलेगा। तो प्रयास यही है कि उसी चीज़ को हम पॉजिटिव स्टैंड के साथ खेलें। और अभी आपको याद होगा कि पिछले 2 महीने पहले जस्ट इलेक्शन से पहले हमने एक वर्कशॉप रखा था जी। हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बुलाया था कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो आपको सरप्राइज होगा कि शाहजहाँपुर में जितनी हमारी प्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट है उतने आवेदन तो उसी दिन आ गए थे। 152 हमारे पास आवेदन आ गए थे, लगभग 178 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान आ गया था। लघु भारती ने बहुत अच्छे से मेहनत की थी। हम सब लोगों ने जब सब लोगों से बात की तो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था। लोगों में उत्साह है कि जल्दी से हमें जगह मिल जाए, जगह डेवलप हो जाए, फिर वहाँ पे प्लांट लग जाए। अब हम लोगों ने क्या प्लानिंग किया है कि एक तरफ हमने MPIDC को बोला कि आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड है उसको अलॉटमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, वो अपना बैंक से फाइनेंस की प्रक्रिया चालू कर देगा, उसको जो प्लांट मशीन लेके आनी है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दे। मीनवाइल आप लोग जो सरकार ने हमारे यहाँ पर टेंडर स्वीकृत की है उससे जो डेवलपमेंट होगा वो ख़त्म करें। तो 8 महीने का टारगेट यहाँ पे डेवलपमेंट का काम पूरा करने का है। 8 महीने तक किसानों को जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला कि आप इन प्रोसेस शुरू करें ताकि विदाउट टाइम वेस्ट हुए इंडस्ट्रीज हमारा जल्दी प्रारंभ हो सके। निश्चित तौर पर सर जो प्रयास किए जा रहा है उससे शहर में भी एक विकास को गति मिलेगी, लेकिन जो छोटे निवेशक हैं सर उनका किस तरीके से ध्यान रखा गया है? क्योंकि ज़्यादातर हम जब देखते हैं महानगरों में भी हम देखते हैं तो इस तरह में जब जो बड़े निवेशक हैं वे बाजी मार जाते हैं और छोटे निवेशकों के हाथों कुछ नहीं लाता। यहाँ पर किस तरह से इसे ध्यान? यहाँ पे इसका सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनसे चर्चा की गई। उनसे जब चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको 3,000, 5,000, 10,000 ऐसी 3 कैटेगरी के प्लॉट की आवश्यकता होती है। MPIDC ने उसी ढंग से प्लान किया हुआ है ताकि छोटे इन्वेस्टर्स और जो मध्यम इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। हमने तो ये भी कोशिश की है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भी इन्वेस्टर्स आते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, तो हम वो भी ढंग के प्रयास कर रहे हैं। बट प्रायोरिटी प्रयास ये है कि हमारे लोकल इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि उनको लाभ मिले, उनको परिस्थितियों का भी लाभ मिलेगा, उनको उपज का भी लाभ मिलेगा। क्योंकि कहीं तो हम किसानों को भी प्रमोट कर रहे हैं जो बड़े किसान हैं कि आप खुद भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं ताकि आपको आपकी फसल आपके पास ऑलरेडी है, आपको जो प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे जो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप बेहतर मार्केट में बेच सकते हो विद बेटर प्राइस। कृषि पर आधारित के साथ साथ आसपास जितने जो सर कुछ स्थान हैं जो धार्मिक स्थल है वे भी अति रमणीय हैं, उन्हें भी बेहतर किया जा सकता है। हालांकि सिद्धेश्वरी माता मंदिर में तो लगातार विकास कार्य चल ही रहे हैं, इसी के साथ में पांडुखो भी एक जगह है, भैरवडुंगरी का आपने जिक्र किया। ये जो धार्मिक स्थल है सर इनमें विकास हो, यहाँ पर लोग आए, किस तरह से इस दिशा में काम? ऑलरेडी अभी चुनाव से पूर्व जो माननीय CM साहब ने घोषणा की थी उसमें हमारे शाहजहाँपुर जिले को लगभग 10 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी डिफरेंट मंदिरों के विकास के लिए। इसके अलावा जो मंदिरों के पास में ज़मीन उपलब्ध है उसमें भी हमने कई जगह पे लैंड को जो ऑक्शन किया था कृषि के आधार पर, तो हमें उससे भी कुछ राशि प्राप्त हुई है। तो हमने एक ब्लू प्रिंट बनाया है कि हम मंदिरों के विकास करेंगे, उसको एक टूरिज़्म के रूप में डेवलप करेंगे, लोग दर्शनार्थी वहाँ पे आ सकें, वहाँ पे संत लोग आ सकें, प्रवचन हो सकें और वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो सके जैसे झूला होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है वो भी कर सकें। तो उद्देश्य यही है कि हम एक रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट बनाना चाहते हैं जो टूरिज़्म के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और उससे मैंने देखा है जैसे आपने देखा कि उज्जैन हमारे बहुत बगल में है, नलखेड़ा हमारे बहुत बगल में है, तो एक टूरिस्ट सर्किट बन सकता है जिसमें लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट के मंदिरों में जब जाते हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हैं, हमारे धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और लोकल लोग तो जाएंगे ही। तो एक मुझे इसका एक अच्छा स्कोप नज़र आता है। हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और कुछ जगह पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें टेंडर प्रोसेस पे हैं। टेंडर जैसी हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वहाँ पे काम प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे लगता है इस साल हमें कई जगह धार्मिक स्थलों में आप देखेंगे वो वेल डेवलप हो जाएंगे, टूरिज्म के प्रमोशन में बहुत हेल्प लगेगी। खिलाड़ियों के क्षेत्र में अगर बात करें, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बात करें तो कई यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकले हैं सर, लेकिन एक खेल के मैदान का अभाव है। चाहे हम कूडो की बात करें, जूडो की बात करें तो संसाधनों का अभाव है बच्चों के पास में। ऐसे में लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो प्रतिभाएं हैं वे दब करके रह जाती है अभावों में। उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहा है सर? देखिए स्पोर्ट्स तो मेरा भी शुरू से पैशन रहा है और मैं जब से यहाँ पे आऊँ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स प्लेयर जो है उनको इनक्रेज करें। आपने देखा होगी पिछले कुछ समय में हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनका राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम चल रहा है ना।
तो ये बहुत अच्छी गर्व की बात है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे नगर पालिका से हमने बात की है कि आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का और बेहतर इस्तेमाल करें ताकि जो नए प्लेयर्स हैं उनको लोग उसको बेहतर यूज़ कर सकें। अभी नेशनल लेवल पे एक हैंडबॉल प्रतियोगिता होने वाली है हमारे यहाँ पे सुजानपुर में। तो ये एक बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िले में लगातार होती जा रही हैं और डेफिनेटली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन के स्तर पर, नगर पालिकाओं के स्तर पर हम लोग उनको एनकरेज करें, कुछ स्कॉलरशिप दें। कई जगह नगर पालिकाओं में या नगर निगमों में ऐसा प्रोविजन भी करते हैं कि वो कुछ एक अमाउंट राशि फिक्स करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे बात किया हूँ और उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स को फाइनेंशियल कोई खर्च नहीं आएगा, उनको अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फैसिलिटीज हम देंगे ताकि वो अपना बेहतर परफॉर्म कर सकें। शहर की सुंदरता और स्वच्छता को लेकर के आपका हमेशा से फोकस रहा है। आप जिस दिन से आपने पदभार संभाला उसी दिन से आप लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि शहर में स्वच्छता और सुंदरता हो। लेकिन सर कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस की कमी है। जगह जगह कई जगह पर गंदगी देखने को मिल जाती है। सुंदरता की अगर बात करें, क्योंकि जो एंट्रीज हैं दोनों तरफ से शहर में, लगता है कि आने वाले समय में जल्दी ही सौंदर्यीकरण होगा शहर में। डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्वच्छता अपनी प्रायोरिटी हमेशा रहनी चाहिए और रहती भी है। अभी बिकॉज ऑफ इलेक्शन हम लोग कुछ समय तक उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोग फिर से उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं। फिर से हम लोग सप्ताह में एक दिन जैसे लोगों से मिलेंगे, जाएंगे, बातचीत करेंगे, इनक्रेज करेंगे। और इस बीच भी हमने नगर पालिका को बोल के यहाँ पे जो वाहन है उसकी संख्या थोड़ी बढ़ाई है। और हमारा ये भी उद्देश्य है कि जो स्वच्छता में जो हमारा कचरा आता है उसका डिस्पोजल भी हो जी, है ना। तो वो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि डिस्पोजल भी प्रॉपर हो रहा है और जो लीगेसी वेस्ट है वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैंने नगर पालिका को बोला है कि आप जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपका वाटर टैक्स हो गया, आपका यूजर चार्जेस हैं, वो भी फोकस करें, क्योंकि जो हमारा ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो ज़्यादा फिर हम रिसोर्स इकट्ठे कर पाते हैं। इसी प्रकार हम अभी एक प्रयास और भी कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से लोगों से हम डोनेशन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कई बार कुछ अच्छी संस्थाएं भी होती हैं जो डोनेट करती हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं। तो उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रोजेक्ट हमने गवर्नमेंट को भेजे गए हैं, जैसे 4 लेन यदि रोड हमारी हो जाएगी तो उसमें हमारा रोड वाइडनिंग में सौंदर्यीकरण भी शामिल है। चिलन नदी के सफाई अभियान को लेकर के आपने एक युद्ध स्तर पर 1 दिवसीय अभियान चलाया था। कुछ हद तक उसमें सफाई भी हुई, हालांकि जिस मिशन के साथ आप आगे बढ़े थे कहीं ना कहीं उसमें सफलता नहीं मिली। आने वाले दिनों में क्या चिल्लर साफ सुथरी नजर आने वाली है? देखिए, हमने तो एक एग्जाम्पल दिया था कि हम एक दिन महाअभियान चलाकर इस नदी को क्लीन कर सकते हैं। आपने देखा कि सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारी पूरी टीम लगी रही, लगभग 400 वाहन हमारे लगे रहे। जनता का, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट और हमारे अधिकारियों का बहुत योगदान रहा। जनप्रतिनिधियों ने उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, हमारे माननीय मंत्री जी उस पर आए थे और एक एग्जाम्पल सेट किया कि 5000 क्विंटल जो है हमने वेस्ट निकाला और उसको हमने वहाँ से निकाला था। बट ये काम किसी एक दिन में करके हम एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर जो हमने अपेक्षा थी कि नगर पालिका से बार बार बोल रहे थे कि अब आप कंटिन्यूस करो, समहाउ उसमें कुछ गैप रह गया है। अभी हमने नगर पालिका को भी इसमें इन्वॉल्व कर रखा है और मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ कि वहाँ पे एक नर्मदा नमामि गंगे तहत उसको प्रोजेक्ट भेजा जाए। हम लोग लगभग तैयारी हो चुकी है उसकी। कुछ लास्ट टाइम कुछ सुझाव आए थे वो हमने ऐड किए हैं। एक हम माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेंगे, जो भी फाइनल प्रेजेंटेशन है उस पर उनकी भी राय लेंगे कि उनके कुछ सुझाव यदि हो तो उसको ऐड ऑन करके फिर हम उसको विधिवत भेजेंगे, क्योंकि ये काम एक थोड़ा सा इस पर टाइमिंग लगेगा। इसमें बहुत बड़े लेवल पे जागरूकता ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है लोगों के में। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर और इसमें जो थोड़ा सा राशि की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये काम हमने तो केवल एक दिन करके दिखाया था कि हम उसे कर सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस काम करने का प्रयास है। फंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग लगभग 30-40 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा जी, उसको बना कर सर शहर में एक सबसे बड़ी समस्या यातायात की है, पार्किंग की। आए दिन जो शहर की तंग गलियाँ, वहाँ पर जाम लग जाता है। स्कूल जो बड़ी बसें वे वहाँ से गुजरती है, ऐसे में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, अभी हमने एसपी साहब से बात की है और मैंने बोला है कि जनप्रतिनिधियों के साथ एक बार मीटिंग कॉल करते हैं, जिसमें नगर पालिका की बड़ी भूमिका रहती है। और हम लोग चाहते हैं कि कुछ जगह पर क्या हम सिंगल 1 वे ट्रैफिक कर सकते हैं क्या, ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं। बट हम लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि और हमारी जो जनता है उसको कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी हम इसमें एक बैठक करेंगे और सबकी सहमति से फिर इसमें प्रयास करके इसका रास्ता निकालेंगे।
साल के अंत में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए और आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम ने उसे बेहतर ढंग से संपन्न कराया है। आने वाले दिनों में अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, फिर से एक ABCD आपको शुरू करना है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कई लोगों के नाम जो नामावली उसमें जुड़ नहीं पाए थे, कई लोगों ने बाद में इसमें कहा भी था। इस बार सर किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहने वाली? देखो, मैक्सिमम लोगों के तो नाम जुड़ गए थे। आपने देखा कि इस बार हमारी जो वोटर लिस्ट थी बहुत सिस्टमेटिक थी और जिसका नतीजा ये हुआ कि रिकॉर्ड तो 85% से ज़्यादा वोटिंग भी हुआ। तो ये अपने आप में हमारे जिले के लिए गर्व की बात है कि स्टेट में जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे 85% एंड अबाउट पोलिंग हुआ था। डेफिनेटली हमारी जो वोटर लिस्ट थी जिसमें लगभग 31,000 लोगों के नाम ऐड हुए थे, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। काफ़ी लोग, हम लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं, मीडिया को भी रिक्वेस्ट करते हैं, जनप्रतिनिधि भी करते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग के नाम रह जाते हैं। तो फिर से एक जो परीक्षण की कार्य प्रारंभ हो रही है उसमें जो लोग छूट गए वो अपना नाम ऐड करा सकते हैं। हम तो चाहते ही हैं कि अधिक से अधिक लोग नाम ऐड हों, जिनकी डेथ होगी उनके नाम डिलीट हो जाए। जैसे कि इस बार भी हमने देखा कि ये बहुत सिस्टमेटिक वोटर लिस्ट थी। फिर अभियान चलाएंगे, फिर से अवेयरनेस बढ़ाएंगे, स्वीप एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, फिर से लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे यदि छूट गए अपना नाम ऐड करें, और जब पार्लियामेंट इलेक्शन आएंगे तो फिर से रिक्वेस्ट करेंगे अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट डालें। आने वाले दिनों में बोर्ड की एग्ज़ाम सर शुरू होने वाली है, साल भर की तैयारी के बाद इम्तिहान का समय आने वाला है बच्चों। किस तरह से सर शहर में और ज़िले में जो रिजल्ट है उसमें सुधार हो सके, किस तरह से आप शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले और बच्चों से क्या कुछ कहने वाले, क्योंकि इस बार तो परीक्षाएं भी जल्दी होने वाली? हाँ, इस बार परीक्षाएं फरवरी में प्रारंभ हो रही हैं और ऑलरेडी मैंने एक राउंड मैंने सारे प्रिंसिपल से मीटिंग भी कर ली है और मैंने उनको ये मोटिवेट किया था कि रिजल्ट अपने बेहतर आए। लास्ट टाइम भी रिजल्ट बहुत बेहतर आए थे, हमारा लगभग 10.5% रिजल्ट बेहतर थे जो स्टेट एवरेज से। 12th में और 10th में भी लगभग 2.5% रिजल्ट बेहतर थे। डेफिनेटली श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है, हमारे DO को जाता है, वो अच्छी मेहनत करते हैं यहाँ पे, हमारे जो DPCM को जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि काला पीपल के बच्चों का परफॉर्म बहुत अच्छा रहता है, बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे। कुछ प्राइवेट कोचिंग भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो एक कुल मिला के सब लोग का मेहनत रहती है और हम डेफिनेटली प्रयास करेंगे हमारा जो रिजल्ट है स्टेट एवरेज से बेहतर हो और हमारे अधिक से अधिक बच्चों का जो है जो स्टेट की जो मेरिट लिस्ट उस पर नाम हो। सर अंतिम सवाल, बखूबी आपकी जो कार्यशैली है लोगों को बेहद पसंद आती है, आपका नवाचार हो, आपका काम करने का तरीका हो और फील्ड में जाकर के लोगों से वन टू वन। लेकिन बात जब सर जनप्रतिनिधियों की आती है तो हमारे यहाँ पे जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री जी हैं, इन लोगों से जब आप वन टू वन करते हैं तो बतौर कलेक्टर तालमेल कैसे बिठाते हैं? देखिए, हमारा तो उद्देश्य ये होता है कि जो शासन की योजनाएं होती है उससे बेहतर क्रियान्वयन होना। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी ये उद्देश्य होता है कि जो शासन की योजनाएं होती हैं यदि कोई चीज़ में कमी रहेगी हो तो बताते हैं कि सब यहाँ पे चीज़ कमी होगी, और हमारे साथ जो हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छी चीज़ ये है कि वो उसका समाधान भी बताते हैं। कहीं मुझे ये तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि मुझे बताते भी हैं कि सब ये काम ऐसे कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा, आपने देखा होगा कि ये रहता हूँ कि भी समस्या का समाधान होना चाहिए। समाधान यदि कोई पत्रकार भी मुझे कई बार कहीं अच्छे इशू भी बताते हैं, समाधान भी बताते हैं, इसी प्रकार जनप्रतिनिधि हमारे पास अपने नए नए विचार बताते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जो हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं और ये भी और कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग उनके साथ काम करेंगे। अल्टीमेटली उनका हमारा उद्देश्य यही है कि सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना, आम जन तक पहुंचना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना और कैसे हम अपने शाहजहाँपुर को विकसित शाहजहाँपुर बना सकते हैं उस लेवल पर। नए साल में टाइम मीडिया और सिटी हलचल के तमाम दर्शकों से क्या कुछ सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि इस समय इस चैनल की सब्सक्रिप्शन भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत से अधिक दर्शक भी जुड़ते जा रहे हैं और इसका पॉपुलरिटी ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है। तो सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो बिंदु मैंने अभी रेस किए थे उसके अलावा भी यदि आपके संज्ञान में कोई बिंदु है जिसको जिला प्रशासन को फोकस करना चाहिए, आप हमें डेफिनेटली बताएं। आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं और समाधान भी बता सकते हैं। हमें खुशी होगी आप और मिलकर अपने शाहजहाँपुर को एक बेहतर डिस्ट्रिक्ट बनाएं ताकि हमारे राज्य में इसका एक अच्छा पटल पे इसका नाम हो और हम देश की प्रगति में भी सहभागिता कर सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, जो टाइम मीडिया सिटी हलचल के तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा और अंकित प्रजापति के साथ अजय शर्मा, टाइम मीडिया सिटी हलचल, शाजापुर। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और एक बार फिर आपका स्वागत है टाइम मीडिया सिटी हलचल के खास कार्यक्रम में। साल 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और जब परिणाम सामने आए तो शाजापुर में भाजपा के भीमावत का अरुणोदय हुआ। अरुण भीमावत एक ऐसा नाम जिन्हें अपनों की गुटबाजी का सामना भी करना पड़ा तो न्यायालयीन प्रक्रिया से संघर्ष भी करना पड़ा, वहीं सड़क हादसे की मार भी झेलना पड़ी। लेकिन इन सब के बावजूद कभी भी अरुण भीमावत के कदम थमे नहीं, रुके नहीं, या यूं कहें कि जब जब अरुण भीमावत के जीवन में संघर्ष आया वहीं से सफलता की एक नई इबारत की कहानी भी शुरू हो गई। साल 2023 में अरुण भीमावत शाजापुर विधानसभा के विधायक चुनकर के सामने आए, लेकिन 2023 के अंत में जो उन्हें एक बार फिर जनता ने जो मौका दिया है, विकास की जो बागडोर उनके हाथ में दी है, 2023 में किस विजन के साथ अरुण भीमावत आगे बढ़ेंगे और शाजापुर जिले के साथ संपूर्ण विधानसभा में किस तरह से विकास को गति देंगे, यह जानते हैं उन्हीं की जुबानी। अरुण जी, स्वागत है आपका टाइम मीडिया सिटी हलचल पर। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको कैलेंडर परिवर्तन वर्ष की शुभकामना। कैलेंडर परिवर्तन वर्ष इसलिए क्योंकि आप खुद एक हिंद रक्षक मंच से जुड़े हुए हैं, आपने उसकी शुरुआत की है और हिंदू नववर्ष कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे सनातन प्रेमी उसको मनाए, अपने हिंदू नववर्ष को मनाए, उसकी आपने एक अलग जगाई है। लेकिन कैलेंडर परिवर्तन वर्ष जो 2024 अब शुरू हो चुका है, 2023 को हम अलविदा कह चुके हैं, उसकी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो हम सब लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और सनातन धर्म में हमारा गुड़ी पड़वा पे 9 वर्ष होता है। कैलेंडर वर्ष है हमारा। कैलेंडर वर्ष की सभी नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जहाँ तक शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात है, 2023 में मुझे फिर से मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है और फिर से एक जन सेवक के रूप में मुझे चुना है। निश्चित रूप से जिस आकांक्षाओं के साथ यहाँ के युवाओं ने, यहाँ की माता बहनों ने, यहाँ के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे सहयोग समर्थन दिया और जनप्रतिनिधि बनाकर पूरे 5 साल मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं उन सभी मतदाताओं का हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ। जिन जिन मतदाताओं ने जिस आपेक्षा और आकांक्षाओं से मुझे मत दिया है, उन आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरूँगा। सर्वप्रथम युवाओं की आकांक्षा है कि शाजापुर विधानसभा में उद्योग की इकाइयाँ लगे और इसलिए रोजगार बढ़े, बेरोजगारी ख़त्म हो। इस उद्देश्य को लेकर मैंने भी पिछले विधायक काल 13 से 18 के बीच में भी मैंने कई प्रयास किए, जिसमें ज़मीन को मैंने कलेक्ट्रेट से लेके भोपाल तक मैंने गुहार की और उसमें मेरे को सफलता मिली। पूर्व विधायक होने के बाद 200 एकड़ ज़मीन मुझे लघु उद्योग के लिए ज़मीन स्वीकृत हुई और आज वहाँ पर काम चल रहा है। आने वाले समय में 2024 में हम निश्चित रूप से यहाँ पर छोटे छोटी इकाइयाँ लघु उद्योग की बनाएंगे और उद्योग धंधे यहाँ पर खोलेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ शाजापुर विधानसभा निश्चित रूप से किसान प्रधान है, खेती प्रधान है और यहाँ पर पानी की आवश्यकता है। तो हमने पिछले 13 से 18 के बीच में नर्मदा का पानी काली सिंध में नर्मदा काली सिंध परियोजना के माध्यम से हर खेत को पानी मिले, हर घर को पानी मिले, इस उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने योजना बनाकर जनता के हित में लागू की थी। उसका भूमि पूजन हमने निश्चित रूप से तराना में किया था। उसके बाद सरकार गिरने के बाद उसके काम धीरे हुए और फिर से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, जो हमारा प्रयास है कि 2023 तक हम किसानों को पानी दे दें खेत में, लेकिन 13 महीने की जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस समय जो धीमी गति हो गई थी और फिर से भाजपा की सरकार बन गई थी बीच में, तो फिर से हमने तेज़ गति में करा, लेकिन हमारा साल भर हम पीछे हो गए। हम अब किसान भाइयों से को विश्वास दिलाते हैं कि 2024 में हम निश्चित रूप से
हर खेत को पानी देने में सफलता प्राप्त करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को भी हमने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला चिकित्सालय में जहाँ तक हमने डायलिसिस मशीन लगाने का काम किया था, फिर सिटी स्कैन लगाने का काम किया, और अब मेरा लक्ष्य रहेगा यहाँ पर सीधे सीधे MRI मशीन लगा के यहाँ की जनता को सुविधा प्रदान करना, ताकि वो कहीं इंदौर न जाए, ताकि उनका 4 से 5 हज़ार रुपये का जो खर्चा होता है उस खर्चे को बचाएंगे, और यहाँ पर जिला चिकित्सालय में MRI मशीन लगाने का के काम के लिए भी हम प्रयास करेंगे। अरुण जी, आपने संक्षिप्त में ही तमाम बिंदुओं की एक भूमिका तैयार कर दी है। सभी मेरे इन सवालात हैं, लेकिन उसको हम आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके पहले यही जनवरी का दिन था, 28 जनवरी का दिन था, जब एक लंबी लड़ाई के बाद में आप न्यायालयीन प्रक्रिया से दोष मुक्त होकर के सामने आए थे। 4 फरवरी को एक सड़क हादसे में आप घायल भी हुए थे, लेकिन उस संघर्ष और उस हादसे के बाद से ही क्या अरुण भीमावत एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए थे, या संघर्ष से सफलता का रास्ता वहां से निकल चुका था? मान लिया था कि अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और लगातार लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ना है? मैं विद्यार्थी परिषद से ही, कॉलेज लाइफ से ही छात्र राजनीति में आया हूँ, और उसके बाद लगातार युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, और 2013 में जनप्रतिनिधि विधायक बनकर जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया। 2018 में भी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन हमारे ही अपने दल के व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण से हम चुनाव हार गए, और 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर तीसरी बार भरोसा किया और जनता ने आशीर्वाद भी दिया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत रही है कि यहाँ पर कांग्रेस का जो गढ़ है उसको कैसे समाप्त किया जाए और विकास में भी रुचि रखे। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को लेकर मेरा चयन हुआ होगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन जब आपने कहा कि मेरे साथ संघर्ष की गाथा जुड़ी हुई है, न्यायालयीन प्रक्रिया का भी एक पार्ट रहा है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, और वो ज़मीन ना तो मेरे पास आधिपत्य में है और ज़बरदस्ती उसको राजनीतिक रंग दिया गया। लेकिन ईश्वर जब साथ होता है और सत्य अगर के राह पर हम चलते हैं तो ईश्वर भी हमारे को मदद करता है, और निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है, और न्यायालयीन प्रक्रिया में भी हम भरी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईश्वर को कहीं हमें जिंदा रखना है, और मैंने तो ये माना है कि उस दिन उस एक्सीडेंट में अगर मैं बचा हूँ तो ईश्वरी देन है, और ईश्वर को कुछ दूसरे ही मंजूर है। तो वो 2023 में मुझे दिखाई भी दिया है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में फिर से काम करने का अवसर मुझे प्रदान हुआ है, और पार्टी का मैं ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे तीसरे बार अवसर देकर फिर से जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान किया था। और मैं आपके माध्यम से शाहजहाँपुर विधानसभा के मतदाताओं को, नागरिकों को विश्वास दिलाता हूँ, इन 5 सालों में शाहजहाँपुर में एक अलग से विकास दिखाई देगा, तेज गति इसमें रहेगी। सारी जो आकांक्षाएं हैं सबकी, वो निश्चित रूप से और पूरी करने में हम मध्य प्रदेश के यशस्वी नए मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव जी के नेतृत्व में हम विकास की गंगा बहाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 25 सितंबर 2023 डोल ग्यारस का दिन था। आज़ाद चौक में आप तमाम जितने भी जो अखाड़े थे उनका स्वागत कर रहे थे। क्या पता था कि सोशल मीडिया पे एक सूची डलेगी और उस सूची में शाहजहाँपुर से आपका नाम होगा? क्योंकि पैनल जो पहले जो गई थी उसमें नाम नहीं था। एकदम सरप्राइज करने वाली चीज़ें सामने आई थी संगठन की तरफ से। ये बात भी सही है कि पिछले 4 वर्षों में मैंने अपने खुद ने मन बना रखा था कि आगामी समय में अपने को चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जब पार्टी का आदेश हो गया तो निश्चित रूप से चुनाव के मैदान में हम उतरे हैं, और उसके बाद सफलता भी प्राप्त हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल ऐसा है जो बिना मांगे भी अपने सर्वे के आधार पर, अपनी रणनीति के आधार पर प्रत्याशी का चयन करता है। उसमें मेरा नाम उनकी लिस्ट में आ गया, उनकी निगाह में आ गया, और उन्होंने मुझे अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का निश्चित रूप से मैं ऋणी हूँ, और उन्होंने जो मौका दिया है उसका पूरा का पूरा फ़ायदा निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से, चाहे भारत सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार हो, चाहे डॉक्टर मोहन जी यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार हो, हम निश्चित रूप से यहाँ के हितग्राही योजनाओं को भी नीचे तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और साथ में विकास की गंगा बहाने में भी हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, जिला मुख्यालय पर निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास करेंगे। कृषि महाविद्यालय, कृषि प्रधान जिला है हमारा, कृषि महाविद्यालय होना चाहिए। नर्सिंग कॉलेज, बच्चियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नर्सिंग कॉलेज की आवश्यकता है। इन सब बातों का खाका मेरे पास तैयार है, और मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन बातों को मंत्री या मुख्यमंत्री जी के पास जाकर इसको स्वीकृत कराने में सफलता प्राप्त करूंगा।
ऐसा मैं मानता हूँ कि जब जब भी मैंने कहीं भी मांग करी है, निश्चित रूप से मुझे सफलता मिली है। 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आए तो शुजालपुर और काला पीपल में तो सीधे तौर पर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वे जीत की ओर अग्रसर थे, लेकिन लगातार टाइम मीडिया सिटी हलचल ये बता रहा था, दिखा रहा था कि कांटे की टक्कर शाजापुर विधानसभा में देखने को मिलेगी। अरुण जी, जब आप अंदर बैठे थे और जब कांग्रेस प्रत्याशी भी पूर्व विधायक जब हुकुम सिंह कराड़ा जब वहां पर पहुंचे थे, किस तरह से वो समय निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा था? क्या कुछ लग रहा था कि जीत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा? वास्तव में चुनाव परिणाम बहुत सारे हमने देखे हैं। 2013 में भी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, मतगणना हो रही थी, उस समय भी स्थिति इस प्रकार की रही है। मैं 1935 वोटों से चुनाव जीता था। उस समय का भी दृश्य ये था, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक दृश्य इस समय रहा है। 2023 में जो मतगणना प्रारंभ हुई तो भारतीय जनता पार्टी पहले दौर में ही आगे बढ़ती रही, लेकिन बीच के जो दौर आया, राउंड आया, उसमें निश्चित रूप से हम थोड़ा माइनस में गए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी शाजापुर से चुनाव जीतेगी, और वो आत्मविश्वास मेरा और मेरे मतदाताओं में विश्वास था कि निश्चित रूप से उन्होंने जो मतदान किया है, चाहे मैं एक वोट से चुनाव जीतूं, लेकिन शाजापुर में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जीतेगा। इसलिए बड़ी ताकत के साथ कह रहा था कि चुनाव तो भाजपा जीतेगी। आपने ट्रामा सेंटर का जिक्र किया, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए क्षेत्र का, लेकिन आपके कार्यकाल 2013 में आपने उसका उद्घाटन किया, लगातार वहाँ पर मरीजों को बेहतर इलाज मिलने लगा, लेकिन बीच में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चरमराई कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अंबाराम कराड़ा ने खुद वहाँ पर धरना दे दिया था। अभी भी कई घटनाएं ऐसी आती है कि जब मरीज पहुँचता है और उसे तत्काल एक उपचार दिया जाता है और वहाँ से उसे रेफर कर दिया जाता है। क्या इस व्यवस्था में सुधार होगा? उस समय के तत्कालीन पदाधिकारियों ने जो भी अपनी समस्याएं अवगत जिलाधीश महोदय के सामने रखी थी, मेरा इस समय ये मानना है कि तत्कालीन विधायक जी शाजापुर के जो कांग्रेस के हैं, वो हमेशा उदासीन रहे विकास के मामलों में। यहाँ की समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं रहा। उसी के कारण से उन बातों को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने ध्यान आकर्षण कराया था कि आप उदासीन हैं और यहाँ पर व्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए हम उसमें दुरुस्त करने में उस समय हम भी लगे। लेकिन अब जो मुझे ध्यान में आया है, निश्चित रूप से सारे विभागों की समीक्षा करते हुए इसमें कौन सी कहाँ आवश्यकता है, क्या समस्या के साथ निश्चित रूप से लगातार बैठ रहा हूँ, और मैंने सूचीबद्ध भी किया है। आने वाले समय में हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निश्चित रूप से सरकार की जितनी भी हमारी योजनाएं, जितने भी संसाधन ला सकते हैं, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं रहने देंगे। साथ ही संसाधन की जो आवश्यकता पड़ेगी वो भी हम लाएंगे। हमने पूर्व विधायक होने के नाते भी हमने 200 बेड को 300 बेड करने का प्रयास किया। कोरोना काल में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके 100 बेड लाए, फिर 50 लाए, फिर 50 आ गए। इस प्रकार से हमारा अब 400 बेड हमारे हो चुके हैं, और ये 500 बेड तक हमें ले जाना, तब जाके हमारे को कहीं ना कहीं सारी सुविधाएं शाजापुर में जिला चिकित्सालय में मिलने लगेगी। सारी यूनिट अलग अलग हो जाएगी। सारे मरीजों को यहाँ पर सुविधाजनक और सुसज्जित भवन और संसाधन भी, यहाँ तकनीकी नई तकनीकी के जो संसाधन है वो भी लाने में हम सफल हो रहे हैं। हमने कहा है कि MRI मशीन शाजापुर में जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में लगना चाहिए। उसके प्रारूप और उसका प्रस्ताव मैंने बना लिया है। मैं मंगलवार को या उसके बाद मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के पास सारे प्रस्तुत करूंगा। और मुझे विश्वास है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव शाजापुर ज़िले को उन्होंने जांचा और परखा भी है, संगठन की दृष्टि से भी आए, सरकार में मंत्री रहते हुए भी यहाँ पर आए, और यहाँ के लोगों से उनका असीम प्रेम भी है। लगातार विद्यार्थी परिषद के समय से वो यहाँ पर शाजापुर ज़िले में आना जाना उनका लगा रहा है, इसलिए उन्हें शाजापुर ज़िले का ध्यान है। छोटा ज़िला है, लेकिन उनमें क्या क्या आवश्यकता है हम उन्हें अवगत कराएंगे, निश्चित रूप से वो हमारा ध्यान देंगे। संसाधन और बेड की तो आपने बात की भाई साहब, लेकिन डॉक्टरों की कमी और जो मौजूदा डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही के भी कई बार मामले सामने आए। खुद युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों के द्वारा भी कई बार मुद्दे उठाए गए हैं। खास तौर पर जो सिविल सर्जन हैं उनकी लापरवाही कई बार सामने आई है। इस दिशा में किस तरह से काम करेंगे ताकि जो लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके? मैं निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करके
क्या हो सकता है अच्छे से अच्छा। डॉक्टरों की कमी की कहीं ना कहीं पद स्थापना कराकर उसकी पूर्ति करेंगे। और जहाँ तक सिविल सर्जन का विषय है, सिविल सर्जन महोदय से भी हम बातचीत करके निश्चित रूप से इसमें सुधार की जहाँ गुंजाइश होगी वो करेंगे। और अगर उन्हें कहीं लगता है कि काम करने में दिक्कत है तो उनकी भी समस्या को सुनते हुए हम निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से या हम व्यक्तिगत रूप से रुचि लेके जिला चिकित्सालय में बेहतर सुविधा यहाँ के मरीजों को मिले, इसकी चिंता करेंगे। रोजगार को लेकर के आपने कहा, रोजगार को लेकर के क्या कुछ कवायदें की जा रही है? क्योंकि यहाँ का जो युवा है रोजगार की तलाश में बाहर जाता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है। ऐसे में शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय पर योजना को लेकर के किस तरह की तैयारियाँ की जा रही? मैंने जो अपना प्रारूप बनाया है शाहजहाँपुर के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हम बड़े उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे। हमारे पास भूमि हो गई है, हमारे पास ऊर्जा हो गई है, हमारे पास पानी हो गया है। जो एक उद्योग के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। नंबर 1 ज़मीन, नंबर 2 विद्युत सप्लाई, और नंबर 3 पानी, और नंबर 4 यातायात की सुगमता, रेलवे का ट्रैक। तो सारी चीज़ें अब शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय पर पर्याप्त संसाधन ये चीज़ मौजूद हो गए हैं। अब आवश्यकता है उद्योगपतियों का मन बनाने की। वो हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उद्योगपतियों से भी बात करेंगे। और छोटे छोटे उद्योग, आज के नौजवान जो शिक्षित होकर बेरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनसे, उनके माता पिताओं से बात करके बैंकिंग सुविधा उन्हें मिल जाए, लोन के ऋण की सुविधा उन्हें मिल जाए, स्टार्टअप की सुविधा उन्हें मिल जाए। मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी योजना, भारत सरकार की जितनी भी योजना है उद्योग से लगने वाली, उन सबको एक प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी देके जिस व्यक्ति को जो पात्रता में आएगा निश्चित रूप से उसको हम कहीं ना कहीं उद्योग, छोटे उद्योग में लगाकर जाकर रोजगार बढ़ाने में हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। नर्मदा परियोजना की बात करें तो पूरे इस चुनावी समर में पूरी तरीके से वो मुद्दा हावी रहा। कांग्रेस उसे अपना बताती रही, बीजेपी उसे अपने कार्यकाल में लाने का दावा करती रही। लेकिन अब कितना समय और लगेगा उसे धरातल पर उतरने में, लोगों तक उसका फायदा पहुंचने में? भारतीय जनता पार्टी ने जब इसका भूमि पूजन किया था, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने, उस समय उन्होंने तराना के मंच से कहा था, क्योंकि इसके 2 प्रोजेक्ट थे। नंबर 1 शाहजहाँपुर शिप्रा लिंक परियोजना और दूसरा शाहजहाँपुर कालीसिंध परियोजना। दोनों की लागत करीब करीब 4000 के ऊपर रही है। उसका हमने भूमि पूजन जब किया था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसको हम 2024 तक धरातल पर किसानों को पानी देने में सक्षम हो जाएंगे और हमें 2024 तक इसको पानी किसानों को देंगे। लेकिन बीच में सरकार 2018 में सरकार नहीं बनी, 13-14 महीने की सरकार कांग्रेस की रही। और दुर्भाग्य इसलिए भी कह सकता हूं मैं कि इन 14 महीनों में जल संसाधन मंत्री आदरणीय तत्कालीन उस समय के विधायक हुकुम सिंह जी कराड़ा रहे, उन्होंने भी इसको तेज गति नहीं दी, बल्कि उनको भाजपा की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को अपना बताने में लग गए। और उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि ये पानी हम ला रहे हैं, हमारी योजना है। लेकिन सारी जनता को पता है, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पता है कि ये योजना का भूमि पूजन तराना में हो चुका है और काम प्रारंभ, निविदाएं, ये सब चीज़ें प्रारंभ हुई और सरकार बदल गई, इसलिए उन्होंने उसको अपना लेने की कोशिश की। एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि आपको भी पता है इस विषय पे कि मैंने प्रेस वार्ता ली थी, उसमें सारे प्रेस वार्ता में शायद आप भी मौजूद होंगे या आपकी उस समय के तत्कालीन टीम में कोई दूसरा होगा तो वो आए होंगे। उनके सामने मैंने अपना एक प्रस्तुतिकरण भी किया था कि हमने नर्मदा कालीसिंध परियोजना और नर्मदा शिप्रा परियोजना दोनों को मिलाकर हमने शाहजहाँपुर विधानसभा के 167 गाँवों को शामिल किया है। वो सूचीबद्ध भी है, सूची भी आज मेरे पास है, ऑथेंटिक सूची है जो गाँव लिए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य कब रहा, जब 2018 में सरकार बदल गई, मंत्री हमारे तत्कालीन विधायक जी बन गए, उन्होंने भेदभाव करके शाहजहाँपुर विधानसभा के साथ धोखा किया। यहाँ के 167 गांव जो स्वीकृत मैंने किए थे उसमें से उन्होंने 102 गांवों को चिन्हित किया, बाकी गांवों को काटने का काम किया। 60 गांवों के साथ अन्याय किया, ये मैंने चुनाव भर में वास्तव में बोला है। और जहाँ जहाँ के गाँव कटे हैं वहाँ से निश्चित रूप से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। जनता ने स्वीकार किया है कि पहले के विधायक जी ने इसमें जोड़े गए थे और आज ये गलत
बातें कर रहे हैं, इसलिए उन गांवों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उन गांवों ने ये मान लिया कि हमारे पुराने विधायक जी ने काम किया था, लेकिन वर्तमान के विधायक जी और मंत्री जी ने हमारे गांव को काटने का काम किया। उनकी सज़ा उनको निश्चित रूप से उन गाँव वालों ने दी है। शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को लेकर के लगातार मांग की जा रही है, कृषि कॉलेज को लेकर के लगातार मांग की जा रही है। मैं लगातार इसमें प्रयास में भी हूँ। हमने तत्कालीन कलेक्टर दिनेश जी जैन साहब थे, जब हमने मिलकर, मैं पूर्व विधायक था, लेकिन मेरा दायित्व है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो चुनाव में हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी संगठन हारे हुए प्रत्याशी को अपना विधायक मानकर पार्टी के अंदर की गतिविधियों में उसे संलग्न रखती है। और कहीं ना कहीं हम जब विकास की बात करते हैं तो पार्टी फोरम पे भी हमारी बात को सुना जाता है। इसलिए हमने मेडिकल कॉलेज के लिए सांपखेड़ा की बल्डी पर हमने उसको चिन्हित भी किया है। और भी हम ज़मीन देख रहे हैं, हमें समतल ज़मीन और जितने एकड़ की ज़मीन हमें आवश्यकता है वो एक साथ हमें मिल जाए, इसकी हमें तलाश भी है। और हमने प्रस्ताव भी बना चुके हैं 1-2 जगह का। और आने वाले समय में जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुले, शासन की भी मंशा है, मध्य प्रदेश शासन की भी मंशा है। और इसमें तो तेज़ गति से हमारे नए मुख्यमंत्री जी आगे कदम बढ़ा रहे हैं। भाई साहब, अगर बात करें शहर के सौंदर्यीकरण की, सड़कों के चौड़ीकरण की, तो हम ये देखते हैं अमूमन जो शुजालपुर है वहाँ कई तरह का विकास नज़र आता है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और शाहजहाँपुर विधानसभा के विधायक होने के नाते, क्या आपको लगता है कि शुजालपुर में लगातार विकास लगातार वहाँ पर किया गया है और शाहजहाँपुर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है? हालांकि आप कई बार मंचों से इस बात को आपने उठाया भी है, आपने कई जगह उचित जगह पर आपने इस बात को रखा भी है कि शाहजहाँपुर लगातार पिछड़ रहा, तो इससे आगे ले जाना चाहिए। आपने निश्चित रूप से सही विषय को यहाँ पर उठाया है। शाहजहाँपुर और शुजालपुर में एक जो अंतर दिखाई देता है मुझे, कि अभी तक कांग्रेस की सरकार, पहले 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, उस समय भी वहाँ के कांग्रेस के नेताओं को मंत्री बनने का अवसर मिला, वहाँ के नेताओं को, तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं को काम करने का अवसर मिला, तो उन्होंने शुजालपुर की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया। वहीं दूसरी तरफ शाहजहाँपुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सब सरकार बनी तो अधिकतर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले शुजालपुर क्षेत्र के व्यक्तियों को, निश्चित जनप्रतिनिधियों को मंत्री बनकर काम करने का अवसर निश्चित रूप से प्रदान हुआ, क्योंकि तत्कालीन उस समय के माननीय विजेंद्र सिंह जी जो चेयरमैन रहे, साथ में फिर वहाँ पे जसवंत सिंह जी हाड़ा जी विधायक 2 बार रहे, उसके पहले नागरिक आपूर्ति के चेयरमैन रहे। निश्चित रूप से राज्य मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास था। उन्होंने विकास की गंगा बहाने में बहुत सारे अच्छे कदम बढ़ाए। फिर वहीं दूसरी, उसके बाद माननीय इंद्र सिंह जी परमार साहब विधायक बने, उनको भी पार्टी ने मंत्री बनाकर निश्चित रूप से काम करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने भी शुजालपुर क्षेत्र को काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं शाहजहाँपुर के साथ दुर्भाग्य रहा कि शाहजहाँपुर में लगातार यहाँ पे कांग्रेस के मंत्री रहे और वे विधायक रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन उनकी उदासीनता के कारण से यहाँ का शाहजहाँपुर विधानसभा का विकास नहीं हो पाया। मुझे अवसर जरूर मिला 2013 से 18 तक, 5 साल का मुझे जितना अवसर मिला, मैंने उसका पूरी ताकत के साथ विकास के कार्य में निश्चित रूप से तेज़ गति से काम करने का प्रयास किया। लेकिन आप अपन भी जानते हैं कि लगातार 5 वर्ष राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय की कमी रहती है। और मैंने जितने भी प्रस्ताव बनाए, मुझे संतोष है कि उस समय के 100% प्रस्ताव में से 80 से 85% में धरातल पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। या ट्रामा सेंटर, चाहे पानी के लिए मैं बड़े बड़े बैराज, नर्मदा काली सिंध परियोजना के लिए जो प्रयास किए थे उसमें गांव जोड़ने के में हम सफलता प्राप्त करी। और बहुत यहाँ पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे गंज कॉलेज था उसको अपने व्यवस्थित भवन बनाकर यहाँ की छात्राओं के प्रवेश अधिक हो, इसके लिए भी चिंता हमने की। समय कम और साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधि को ऐसी मंत्री बनने का अवसर प्रदान नहीं हुआ, तो यहाँ कहीं से अतिरिक्त जो विकास के काम होने की संभावना थी, उसके कारण से शाहजहाँपुर थोड़ा जिला मुख्यालय हमारा कहीं ना कहीं पीछे नज़र आता है। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से, हमें डॉक्टर मोहन जी यादव जी ने पहली बैठक में कहा है कि जहाँ जहाँ विधायक अपने प्रस्ताव बनाकर तुरंत लाएं, विकास के कामों में आप गति दें।
आप भी कोई मंत्री से कम नहीं रहेंगे, आप अपने क्षेत्र के मंत्री रहेंगे और निश्चित रूप से यहाँ विकास की गंगा शाहजहाँपुर में अब और तेज गति से आगे बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी अथाह सहयोग किया है, 5 साल में जितना देना था उससे ज़्यादा दिया है। उसके कारण से शाहजहाँपुर में आज मैं ताकत के साथ 2023 में जब जनता के बीच में गया तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये विकास करने वाला जनप्रतिनिधि है। ये आवाज़ जनता ने उठाई थी कि विकास करेगा और निश्चित रूप से उस विकास के नाम पे मुझे भारतीय जनता पार्टी को फिर से मुझे अवसर दिया है तो मैं इसमें खरा उतरने का प्रयास करूँ। मोहन जी यादव से कैसा संबंध है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के तो आप बेहद करीबी माने जाते हैं और बाजार में भी इस तरह की चर्चा थी कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा अगर शिवराज सिंह चौहान होते तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में अरुण भीमावत भी कहीं न कहीं उन्हें स्थान दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सब है और मुझे वास्तव में सभी बड़े अधिकारियों का, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे समस्त मंत्रीगण शाहजहाँपुर को बहुत स्नेह करते हैं। शाहजहाँपुर कांग्रेस की सीट है, इसको निकालने में मैंने ज़रूर सफलता प्राप्त हुई, मुझे ज़रूर सफलता प्राप्त हुई, इसलिए मुझे स्नेह सभी का ज़्यादा मिला और उसके कारण से मैं विकास कर पाया। जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल है, उनके शासनकाल में मैं विधायक रहा, उनसे काम करते करते हमारे निश्चित रूप से प्रगाढ़ता होती है, उनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा रहा। लेकिन आज जो हमारे नए मुख्यमंत्री जी बने माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव, उनका साथ तो हमारा कॉलेज लाइफ से, विद्यार्थी परिषद लाइफ से हमारा उनके साथ काम करने का अवसर हमें प्रदान हुआ, चाहे कॉलेज लाइफ हो। फिर हम व्यवसाय में चले गए, व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता के नाते उनका हमारा परिचय हमेशा रहा है और उनका आशीर्वाद शाहजहाँपुर में हमारे को तत्कालीन जितने समय हमने उनको बुलाया, चाहे जयश्री कावड़ यात्रा के समय हमने उनका आमंत्रण तो वो आए, बीच में भी हमने समय समय पर उनको बुलाया तो निश्चित रूप से मंत्री के रूप में भी आए, विधायक के रूप में भी हमारे पास आए। कारण यहाँ पे शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय पर उन्होंने हमें दिशा दी नहीं, उस समय भी मार्गदर्शन देते रहे, हमारे अग्रज हैं और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता के नाते निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद विकास के रूप में दिखाई देगा। आने वाले समय बताएगा कि उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से बहुत है और शाहजहाँपुर में उनको चिन्हित भी कर रखा है। उन्हें पता है कि शाहजहाँपुर की विधानसभा की सीट भाजपा को निकालना कितना कठिन काम है, ये उनको भली भांति वो स्वयं भी जानते हैं, संगठन भी जानता है। संगठन भी ताकत देगा, सत्ता भी ताकत देगी शाहजहाँपुर विधानसभा में और सत्ता और संगठन के समन्वय से पूरी ताकत के साथ शाहजहाँपुर में विकास की गंगा बहाएंगे। बीजेपी के ज़्यादातर नेता हों, जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों, उनकी एक कार्यशैली, उनकी एक वाकशैली हिंदुत्व और सनातन को लेकर के नजर आती है, लेकिन अरुण भीमावत इन सबसे इतर एक सरल और एक सौम्य आचरण वाले व्यक्तित्व, उनकी छवि इस तरह से दिखाई पड़ती है। मैं शुरू से ही विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा और मैं हमेशा ही, मेरा परिवार जनसंघ के समय मेरे पिताश्री 1972 में चुनाव लड़े, मेरे अंकल राजमल जी भीमावत वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े 80 में और उसके बाद मैं स्वयं 2013, 18 और 23 में चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में रहकर हम सब ने निश्चित रूप से सनातन धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में हम विश्वास करने वाले हैं और सनातन धर्म का झंडा जहाँ भी रहेगा हम उसके नीचे खड़े रहेंगे, उस भगवा के तले नीचे खड़े रहेंगे और सनातन धर्म के लिए हमारी जितने भी होगा वो ताकत के साथ सेवा करेंगे। जहाँ तक विकास की बात है, धर्म अपनी जगह, हम हमारे धर्म की बात करेंगे, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म की हम ताकत के साथ बात करेंगे। सरकार में विधायक है, विधायक में हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी सरकार का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है सबका साथ सबका विकास। उसी तर्ज पर हम शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास की धारणा को लेकर निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और सनातन धर्म का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, इसके लिए हम प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। 500 साल का सपना अब पूरा होने के लिए जा रहा है। लगातार कई पीढ़ियां गुजर गई, कई लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, उसके बाद अब 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी आ रही है जब रामलला अपने अयोध्या धाम में विराजमान होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने एक निवेदन किया, एक आह्वान किया कि हर कोई 22 जनवरी को वहाँ नहीं पहुँच सकता, इसलिए आप जहाँ पर हैं वहीं पर अयोध्या धाम बना लीजिए।
शाहजहाँपुर शहर और विधानसभा में किस तरह की तैयारियां और 22 तारीख का जो दृश्य है किस तरह का रहने वाला है? 22 जनवरी हमारे लिए गर्व की बात है। 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी संरचना बनाई है और प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस दिन उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। जब हमारे आराध्य देव श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होगी तो शाहजहाँपुर विधानसभा में भी अयोध्या धाम बनेगा, और वो एक जगह नहीं बनेगा, वो हर गांव में बनेगा, हर मोहल्ले में बनेगा, हर शहर में बनेगा। जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ वहाँ हमारा उत्सव का वातावरण बनेगा, उत्सव के कार्यक्रम होंगे। आपने देखा होगा अभी से हमारी हर बड़े स्थान पर कलश यात्रा निकल रही है। आज शाहजहाँपुर में थी, आज बेरसा में थी, और आगे भी दुपाड़ा में है, बड़ौदिया में है, पनवाड़ी में है, तिलावत गोविंद में, बड़े जहाँ जितने गांव हैं, और या तो प्रत्येक गांव में हमारी कलश यात्रा के माध्यम से पूरा उत्सव का वातावरण बन चुका है। और 22 तारीख को वो दृश्य मुझे तो अभी से दिखाई दे रहा है कि दिवाली जैसा दिखाई देगा। दिवाली में जैसे सारे बच्चे, बुजुर्ग, माता, बहनें, पुरुष सब जैसे उत्साह के वातावरण में रहते हैं, 22 जनवरी को उससे ज़्यादा कहीं उत्साह का वातावरण दिखाई देगा। इसलिए कि 500 साल तक हम जो इंतजार कर रहे थे, हमारे पूर्वजों ने इस संघर्ष में आहुतियाँ दी है, और आज वो सपना हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। इसलिए हम निश्चित रूप से उत्साह के साथ और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, और पूरा वातावरण बन चुका है। आने वाले समय में अब लोकसभा के चुनाव आएंगे, किस तरह से तैयारियां रहेंगी, और निश्चित तौर पर जो एक प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो लोगों से उनका सीधे तौर पर जुड़ाव है, उसका फायदा इन लोकसभा चुनाव में मिलेगा? आपने देखा होगा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 में जिस प्रकार से एक वातावरण बना था, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार लगातार 20 वर्ष हो गए, हमें 13 महीने को छोड़ दे केवल बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। यहाँ का जितना उत्साह है वो उत्साह आपने देखा, परिणाम में 163 सीट आई है। कभी भी इतने बड़ा बहुमत 5वीं बार अगर कोई सरकार जाती है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, जनता के बीच में अपने मुद्दे को लेकर, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। लेकिन 5वीं बार जब हम जनता के बीच में गए तो मध्य प्रदेश में हमें बड़ा बहुमत मिला, 163 सीट हमें मिली है। और उसी प्रकार से 2014 में जिस आकांक्षाओं के साथ प्रधानमंत्री जी लोकसभा में सरकार बनाने में जनता ने जो हमें सहयोग किया था, जिन मुद्दों के कारण से हमें सहयोग किया था, वो मुद्दे आज धरातल पर साकार हो रहे हैं। जैसे धारा 370 समाप्त करने के लिए हमें बहुमत मिला था, हमने धारा 370 को समाप्त किया। हमें बहुमत मिला था अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। आज हमारी आंखों से ये पीढ़ी देख रही है, और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने उस सपने को भी हमारे को साकार किया है। तो आने वाला जो समय है उसमें हमने एक नारा दिया है भारत के प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विजन साफ है, जहाँ धार्मिक मुद्दे हमारे हैं वहाँ है मान बिंदु के, उसको पूरा करेंगे। चाहे वो अभी अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे मथुरा का कृष्ण मंदिर हो, हम 3 जो हमारे मान बिंदु है उनके लिए हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन बिंदुओं को हम निश्चित रूप से धरातल पर सार्थक करेंगे, सरकार के माध्यम से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करेंगे, लेकिन इसमें सफलता हमें प्राप्त होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सुरक्षा का मामला है, तो उसमें नंबर हम होने वाले हैं। आर्थिक रूप से अगर मजबूत होना है तो निश्चित रूप से हम आज दावे के साथ हम कह सकते हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जब हम 16वें स्थान पे थे हमारा देश, आज हम अपनी योजना के कारण से आज आर्थिक रूप से हम 5वें नंबर पे आ गए। और हमारा आगे का लक्ष्य भी तय है मोदी जी का कि हम आने वाले समय में इस विश्व में 3रे नंबर की शक्ति बनने वाले हैं आर्थिक रूप से। उसलिए उन्होंने एजेंडा फिक्स किया है 2047 को भारत देश को आज़ाद हुए को 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिन हम 2047 में हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। मोदी जी की गारंटी है, और इस विषय को लेकर हम हर पंचायत स्तर पर हमारी यात्रा, संकल्प यात्रा निकल रही है। हमारे बात हम जनता के बीच में रख रहे हैं, जनता ध्यान से सुन रही है, और जनता ये कह रही है सभाओं में, कार्यक्रमों में
कि हमें मोदी जी ने कहा है तो गारंटी के साथ कहा है। मोदी जी की गारंटी निश्चित रूप से काम की गारंटी है। मोदी जी ने कहा है तो काम धरातल पर नीचे पहुंचेगा। ये बातें आज जनता के बीच में से आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है, मोदी जी की गारंटी के जो दी है उसको पूरा करने के लिए विश्वास के साथ जनता उत्साह के साथ मतदान केंद्र में जाएगी। और आज जो हमारे पास बहुमत है, हम 400 पार का अंदेशा हमें है कि 400 पार सीटें हमारी होगी और भारी बहुमत के साथ जनता हमारे साथ मतदान करने वाली है हमारे पक्ष में। आप संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, भव्य राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर के लगातार बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन कांग्रेस जिसे विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से लोगों ने घरों पर बैठा दिया, उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व अब जीतू पटवारी को सौंपा, जो कि हमारे ही नज़दीक इंदौर से आते हैं। हालांकि वे चुनाव हार गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद भी सफलता नहीं मिली। उनका लगातार आरोप है कि आप इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का एक इवेंट बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि राजनीति और धर्म को हम अलग अलग नहीं कर सकते। जहाँ राजनीति है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ राजनीति है। राजनीति को सुशासन के रूप में हमें चलाना है तो निश्चित रूप से हमें धर्म का डंडा भी हमारे अंकुश करने के लिए हमें आवश्यकता है। धर्म की राह पे चलेंगे तो राजनीति स्वच्छ होगी, सुशासन हम दे पाएंगे जनता को। और इस धारणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से स्पष्ट कर रखा है कि धर्म अलग नहीं हो सकता, राजनीति अलग। ये दोनों लोकतंत्र के पहिए हैं। ये निश्चित रूप से साथ चलेंगे तो एक सुशासन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आज भारत देश में वो दिखाई भी दे रहा है। जहाँ तक आपने राहुल गांधी जी का सवाल उठाया है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ से भी गुजरी है वो प्रदेश कांग्रेस को सपाया हो गया है। और अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि न्याय यात्रा निकालने का आपका उद्देश्य क्या है। पिछले 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में काम कर रही है, तो ये स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जा चुका है कि विकास वाली सरकार है, गारंटी वाली सरकार है और न्यायप्रिय सरकार है। आपने देखा अदालतों में जिस प्रकार से केसों में तेज गति आई है निर्णय करने की, अलग से कोर्ट खोल दी गई है, तेज गति से निर्णय हो रहे हैं और साथ में जनता के साथ न्याय हो रहा है। पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ तुरंत मिल रहा है, जिसके लिए योजना बनी उसके घर तक योजना का लाभ मिल रहा है। तो न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। न्याय देने का काम अगर कांग्रेस की सरकार 50 साल से करती तो शायद आज सारे गरीबों के पक्के मकान बन जाते। आयुष्मान कार्ड इन 10 सालों में बने, 5 लाख के मोदी जी दे रहे हैं। शायद वो गारंटी अगर 50 साल में मिल जाती यहाँ के नागरिकों को तो इतने व्यक्ति स्वास्थ्य की तरफ जो आज हमें पैसा जो लग रहा है आज उनकी बचत होती। वहीं जनधन खाता खोलकर हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था, ताकि एक पैसा भी अगर वहाँ से डले हितग्राही के खाते में तो बीच में बिचौलिया कोई ना हो। एक पैसा अगर डल रहा है तो एक पैसा मिलेगा, 1000 रुपये का डल रहा है तो 1000 उसे खाते में सीधे आएगा। ये सुशासन का अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से जनधन खाता खोल के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। उसमें हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार की अनेक योजनाएं जिसमें हम जनता के साथ न्याय कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, इससे जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है तो काम हमारा होगा। अंत में टाइम मीडिया और सिटी हलचल के तमाम दर्शकों से क्या कुछ? मैं सिटी हलचल के सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप सिटी हलचल से जुड़े रहें। यहाँ की न्यूज़, यहाँ के जिले की, विधानसभा की और प्रदेश के समाचार आप तक तुरंत पहुँचते रहे, इसलिए आप सिटी हलचल के साथ हमेशा जुड़ते रहे। और ये सकारात्मक पहलों को निश्चित रूप से यह सिटी चैनल आपके बीच में रखता है
और आप इनकी बातों का विश्वास रखें। जो कहते हैं वो यथार्थ होता है। मैं सिटी हलचल और टाइम इंडिया चैनल को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप से ये भी निवेदन है कि आप सही बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे। और मैं पुनः आप सब लोगों को, पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अजय जी। क्षेत्रीय विधायक अरुण भीमावत जो लगातार हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा और अंकित प्रजापति के साथ अजय शर्मा, टाइम मीडिया, सिटी हलचल, शाहजहाँपुर।